हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 41 कार्यपत्रक 41। डेट है हमारी 8/10/2020। यहाँ अपना नेम डालिएगा, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टीचर का नाम। तो हमारी आज की वर्कशीट है राजनीतिक कार्यपालिका भाग 2। इसका भाग 1 हमारा आया था वर्कशीट नंबर 40 में। तो मैं इसका आपको भाग 1 दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका भाग 1 है और इसके भाग 1 में हमें मुख्य बात ये बताई गई थी कि हमारे देश में 3 संस्थाएं काम करती हैं और वो तीन संस्थाओं के नाम हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो भाग 2 है उसमें हमें कार्यपालिका के कार्यों के बारे में बताया गया है। तो आइए मैं भाग 2 के क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करता हूँ। तो इसका भाग 2 के क्वेश्चन आंसर्स कुछ इस प्रकार है कि अभी मैं पूरी वर्कशीट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल के लिए मुझे उतना समय नहीं मिल पाता, पर अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे पूरी तरह मिलता रहा तो मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा कि मैं वर्कशीट को भी समझाऊँ। पर फिलहाल के लिए सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा सकता हूँ। तो आइए क्वेश्चन आंसर्स का शुभारंभ करें। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देश में सांसद द्वारा पारित विधेयक कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। यानी विधायकों के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसे पारित करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। कार्यपालिका उसको अच्छे से जांच करती है और जनता को उसके बारे में बता के फिर वो कानून को लागू करती है। हालांकि जनता को बाद में उस कानून के बारे में पता चलता है, परंतु कार्यपालिका उसके अच्छे और बुरे के बारे में पता करके फिर उस कानून को लागू करने का कार्य करती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का कार्य कार्यपालिका ही करती है। सरकार के कार्य को कार्य रूप देने का कार्य, यानी कि अगर उसमें कुछ कमियां हो गई तो उन कमियों को ठीक करने का कार्य भी कार्यपालिका कर सकती है। कार्यपालिका को इतना हक है। देश में सही फैसलों का चयन सही ढंग से होना चाहिए, इसलिए ये कार्यपालिका हमारे देश की ज़रूरत है। हमारे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया आपको, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कुछ यहाँ से शुरू है। देश में सही फैसले लेने का फैसले का चयन सही ढंग से होना चाहिए, तो इसलिए ये कार्यपालिका हमारे देश के ज़रूरी है, हमारे देश के लिए ज़रूरी है। यहाँ लिए लगा दीजिएगा, के लिए ज़रूरी है। तो कुछ इस प्रकार इसका आंसर है। अगर मैं इसको आपको सही से समझाऊँ तो जो कार्यपालिका है वो सरकार द्वारा जो कानून है उसको समझ के देश के लिए लागू करती है और ये देश के लिए कुछ सही ढंग से कानून लागू हो इसका भी ध्यान रखती है। तो इसके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ पर है। तो इसका प्रश्न नंबर 2 है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा। तो आप ज़रूर कमेंट बुक करिएगा, कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहेगा और मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसका प्रश्न नंबर 2 है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। ये कई बार मैंने जो पिछले साल का पेपर देखा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक समझना। तो राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर कुछ इस प्रकार है। इसका चुनाव जनता द्वारा एक निश्चित समय में होता है, यानी कि इसका चुनाव जनता द्वारा होता है, ये हमें पता ही है, और इसका एक निश्चित समय में होता है। जैसे कि भारत का अगर हम उदाहरण लें तो भारत में हर 5 साल में एक बार राजनीतिक कार्यपालिका के लिए चुनाव होता है, जिसमें कि नेता नियुक्त होते हैं जनता द्वारा। परंतु स्थायी कार्यपालिका में इससे अलग है। स्थायी कार्यपालिका में नियुक्त होती है, यानी स्थायी कार्यपालिका में जितने भी व्यक्ति होंगे वो नियुक्त किए जाते हैं और वो अपनी मेहनत से नियुक्त होते हैं, वो पेपर देते हैं और उन पेपरों को पास करके फिर वो स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं। जैसे कि IAS IPS हो गए, जो कि UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके फिर स्थायी कार्यपालिका का उदाहरण बनते हैं। इनका कार्यकाल छोटा होता है। किनका? राजनीतिक कार्यकाल का कार्यकाल छोटा होता है, यानी 5 साल का होता है। और अगर जनता चाहे, अगर जनता को वो अच्छी लगे तो अगले 5 साल बाद जब फिर से वोटिंग होती है तो जनता फिर से उन्हें चुनती है, तो उनका कार्यकाल बढ़ जाता है। परंतु यहाँ है, ये लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं, यानी कि जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक के लिए ये रहेंगे, नियुक्त रहेंगे, ये अपने पद पर रहेंगे। चुनाव के बाद संभव है ये बदल जाए, चुनाव के बाद ये संभव है कि ये बदल जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमारे देश में शुरू में कांग्रेस की सरकार थी, पर बाद में BJP की सरकार आई, तो चुनाव के बाद ये बदल गए। पर इनके वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी मेहनत से नियुक्त होकर लंबे समय तक नहीं बदलते, यानी कि लंबे समय तक ये अपने पद पर रहते हैं और जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनकी जगह कोई और ले लेता है, पर वो लंबे समय तक के लिए होता है, यही कुछ 10-20 साल तक होता है इनका कार्यकाल। तो मैं प्रश्न नंबर 3 पे आता हूँ। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन करें। तो
प्रधानमंत्री के अधिकार एवं शक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल से सदस्यों के नाम राष्ट्रपति के पास भेजकर सिफारिश करता है। यानी कि जो मंत्रियों को नियुक्त करना होता है कि हमें किसको रेल मंत्री, किसको राज्य मंत्री, किसको शिक्षा मंत्री तो नहीं, पर हमें किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, तो ये सब प्रधानमंत्री के पक्ष में, ये सब प्रधानमंत्री इनका चयन करके राष्ट्रपति के पास सिफारिश करते हैं। हालांकि जो अगर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री ने चुन लिया तो राष्ट्रपति को उनका बात माननी पड़ती है। तो ये इसकी पहली लाइन है। दूसरी लाइन पे मैं आता हूँ। तो दूसरी लाइन यहाँ पर है कि ये स्पष्ट करते हैं कि मंत्री को कौन सा पद मिले। तो ये स्पष्ट करेंगे कि मंत्री को कौन सा पद मिलना चाहिए। ये मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं। ये मंत्रिपरिषद की बैठक जो होती है, हमने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक बैठाई गई जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए, ऐसा ही कहता है ना न्यूज़ रिपोर्टर। तो वो इसकी बात करते हैं। और इनकी अध्यक्षता, अगर कोई भी आपसे पूछे कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो हमेशा प्रधानमंत्री ही करेगा। तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं। ये सभी मंत्रियों की गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं और उनका नेतृत्व करते हैं। ये सभी मंत्रियों को देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं और उनका नेतृत्व करेंगे हमेशा, यानी उनको गाइड करेंगे कि आप ये कार्य जरूर करिए। प्रश्न नंबर 4 है इसका, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। तो देश में कार्यपद जो राष्ट्रपति है हमारे, उनकी काफ़ी भूमिका होती है। तो उत्तर है इसका, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व निम्नलिखित है। पहला है इसका, राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। दूसरा रहा, राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, इसमें कोई बात संकोच नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति 3 सेनाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ 3 सेनाओं से तात्पर्य है संस्थाओं से। संस्थाओं को 3 में बांटा जाता है और यहाँ पर सेना, यानी कि तीनों सेनाओं का सेनापति हमारे राष्ट्रपति होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का प्रमुख सेनापति होता है कौन? राष्ट्रपति। तीसरा है, सांसद द्वारा पास कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनाता है। तो कोई भी सांसद होगा, जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर उस कानून में नहीं पड़ेंगे तब तक वो कानून नहीं बना सकता। तो ये थी आज की वर्कशीट। और मैं प्रधानमंत्री के बारे में अगर और बताऊं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे दे तो सारे मंत्रियों को इस्तीफ़ा देना लाजमी है। तो आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एक और लाइन, अगर आपको 5वीं लाइन लिखनी है तो आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने 9th क्लास के दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।